हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हाउ द वीक हैज इवॉल्व। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ वीक 5। वी आर एंटरिंग इनटू वीक 6 ऑफ दिस सो कॉल्ड यूएसए स्पॉन्सर्ड इजराइल ईरान वॉर। दैट इज हाउ इट शुड बी कॉल्ड। ट्रम्प ने वापस ब्लैबरिंग शुरू कर दी। टिपिकल बुली की तरह उसने ये कहा कि हम पहले एक दिन कहता है हम तबाह कर देंगे, दूसरे दिन कहता है जाओ तेल लेने, फिर नेटो एलाइज को बोलता है पहले अपनी फोर्सेस भेजो, फिर जब उसको वहां से ठेंगा मिला तो वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं लड़ता, जाओ मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, उनका माइंडसेट आजकल इस बुढ़े से बेटर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आप में से कोई भी अभी भी ये कहता है ना कि देखना, अरे तुमको नहीं पता वो ट्रम्प बहुत शाना है, वो पागल नहीं है, येड़ा नहीं है, ही इज डूइंग एवरीथिंग अंडर द इन्फ्लुएंस। बस सीआईए, पेंटागन, डीप स्टेट, सारी थियरी सबको पता है। अमेरिका में डीप स्टेट है। वो इसको प्यादा बना के जो भी कर रहा होगा वो बात अलग है। लेकिन अमेरिका हैज नेवर सीन अ प्रेसिडेंट, एंड गॉड फॉरबिड एंड गॉड help America, because they should never see a president who is so self-centered. He's suffering from dementia. Let's put it that way. It's narcissism, dementia का, और वो बहुत शातिर है, ये बात है। लेकिन he is not a businessman. अरे he's coming from a filthy rich family. उस जमाने में जब वो शुरुआत कर रहा था, उसके फादर ने उसको $1 मिलियन का कुछ अपेरेंटली लोन दिया था। इफ ऑल वी नो, आप कभी भी चेक करना ट्रम्प के बिजनेसेस, यू विल सी एन एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस जो उसने एक्चुअली लॉस मेकिंग किए। ही इज अ फेल्ड बिजनेसमैन, ही इज अ डिजास्टर इन बिजनेस। ऑल ही कैन डू इज सेल रियल एस्टेट, वो भी ओवर वैल्यूड रियल एस्टेट को और ओवर वैल्यूड में बेच सकता है। ही वॉज गुड फॉर नथिंग देन। एंड आई थिंक इफ यू आर अमेरिकन watching this, if you have voted for Trump, if you have not voted for Trump, you didn't ask for all this. But if an American has voted for Trump, I think you should definitely get yourself tested. मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हाउ कुड यू नॉट सी थ्रू द बीएस ऑफ दिस गाय एनीवे। हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने मार्केट की पड़ी है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है, देखो ताऊ, इंडिया में बड़ा सिंपल हिसाब है निफ्टी। अब मैं मार्केट की बात करता हूँ, ट्रम्प को जो करना था वो करेगा। वो डोलांड है, देर इज अ रीजन वाई पीपल डोंट ट्रस्ट हिम। और दिस टाइम व्हेन ही एड्रेस टू द नेशन, द ट्रस्ट डेफिसिट इज क्लियरली विजिबल। फ्रेंच फ्रेंच प्रेसिडेंट जिनको इतना लताड़ा गया, फ्रांस और इंग्लैंड तो मतलब वो यूएस के ना लीश पे है, लीश पे नहीं होते हमारे एनिमल्स, टाइट लीश पे रखता है उसको। बट इस बार the world is not bending to him, because the world literally has had enough. They have had enough of Trump. And to be very honest, it's a very deep point. I think the world has had enough of America. We have had enough of the USA's hegemony. इसीलिए अगला सवाल ये है कि क्या डी डॉलराइजेशन आगे बढ़ रहा है। द आंसर इज यस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद डॉलर एज अ करेंसी में पब्लिक को फेथ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अमेरिका ने रशिया के डॉलर एसेट्स जो $300 बिलियन थे वो फ्रीज कर दिए। डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेजरी एसेट्स रशिया के फ्रीज हुए हुए हैं अभी तक। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने जब ये देखा कि आपातकालीन स्थिति में हमारा पैसा जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है, जो भाई द वे इंडिया का भी है, कल के लाइव में बात हुई थी ना, $700 बिलियन हमारा था, रशिया का $300 बिलियन था, वो फ्रीज हो गया। तो अगर इमरजेंसी में जब हमें डॉलर को काम पे लगाना है और उस करेंसी को फ्रीज किया जा सकता है इजीली, इसीलिए 2022-23 के बाद सेंट्रल बैंक स्टार्टेड परचेजिंग गोल्ड, और सब अपना डॉलर रिजर्व्स खाली कर रहे थे और गोल्ड डिनोमिनेटेड बढ़ा रहे थे। इसीलिए सोना ऊपर गया। इसीलिए सारी आंटियां और अंकल्स और जितने भी सालों से आंटियों ने सोना लेके बैठे थे, उनको एक बड़ाई मारने का मौका मिल गया। उनको एक बोलते हैं ना, दैट वॉर रशिया यूक्रेन gave them a reason to feel proud of their gold investments. Otherwise gold is, मैं अभी भी यही कहता हूँ, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सिल्वर की बात अलग है, क्योंकि सिल्वर में फिर भी आप अभी एआई वीआई के जमाने में इट्स अ कमोडिटी। बट गोल्ड इज ऑलवेज अ नेचुरल हेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। की कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाना चाहते हो तो लोग सोने में घुसते हैं। लेकिन अभी इस वैल्यूएशन पे तो सोना भी ओवर वैल्यूड है।
क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स ने किया था वो इसी वॉर के चक्कर में किया था, और अब वो वॉर तो प्ले आउट हो गया। वी आर इन गोइंग इन टू वीक नंबर 6, सैटरडे, दैट इज 4 अप्रैल। 6th वीक शुरू हो जाएगा। पता नहीं चलता है ना कैसे जंग बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। अभी आपको ये फीलिंग आ रहा होगा, अरे अभी अभी तो वॉर शुरू हुआ था, 6 हफ्ते में 5 हफ्ते हो भी गए। यस। एंड फर्स्ट या सेकेंड वीक से ट्रम्प कह रहा है हम जीत गए, वी विल क्विट। और जब उसको वहां से कोई स्टैंड अप करके उसको, व्हेन यू काउंटर एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली, फिर वो बुली बैक ट्रैक करता है। नहीं नहीं, हम तो ये वॉर छोड़ के चले जाएंगे, हम तो जीत चुके हैं अपने वो फितूर में, डिमेंशिया में, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है। द गाय हैज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय द वे। आई एम प्रिटी श्योर इट विल कम आउट इवेंचुअली। इंडिया को क्या इससे फायदा? नुकसान, नुकसान हमारा बहुत हुआ है। हमारे मार्केट ने बहुत पेन झेला है पिछले 1.5 साल में बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स, एंड पिछले 6 महीने में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ टैंट्रम एंड ट्रम्प 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 टैरिफ टैंट्रम, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द वॉर। आई थिंक इतना प्रेशर झेलने के बाद भी निफ्टी 26,300 बार बार चढ़ के मौका दे के 22,550 वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है। हाँ दोस्त, जो मेंशन किया था बार बार, 26,300 से लेके मैं 22,550 के वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, विच इज ऑलमोस्ट 15% डाउन। सो निफ्टी 15% नीचे गिर गए। अब आप अगर पास्ट करेक्शंस देखोगे निफ्टी के, तो आपको हमेशा एक पैटर्न दिखेगा। लेट मी एक्चुअली गेट यू देयर एंड शो यू सम, बोलते हैं ना, बेसिक पास्ट पैटर्न्स ऑफ द निफ्टी, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक सेंस, एंड यू नो यू कैन बी रेस्ट assured दैट हर बार जब इस तरह का ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें लगता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, देखना कुछ अलग होगा। और हर बार बात वही घूम फिर के वही बात निकलती है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी माई स्क्रीन, या तो अगर हम इसमें निफ्टी 50 डालें, सिंपल सर्च, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए दोस्तों, हर बार जब ऐसे वॉर होता है या कोविड होता है ना, हर बार हमें क्या लगता है कि बस दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट, अब नहीं बचेगी, अब दुनिया नहीं बचेगी, अब चली गई चली गई चली गई। बट ऐसा होता नहीं है। द वर्ल्ड एंड ह्यूमन नेचर बेसिकली है कि हम हमेशा इवॉल्व हुए, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज द बेसिक प्रीटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वी आर नॉट डायनासोर्स जो ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलीजन्स, आइडियली दे शुड, एवरीथिंग इवॉल्व्स। एवोल्यूशन अगर नहीं होता तो आज भी हम लोग जंगलों में पत्थर तोड़ रहे होते, आज भी स्टोन एज में होते, जो ये अमेरिकन्स बोलते हैं हम ईरान को पहुंचा देंगे। अगर इतना दम है अमेरिकन्स में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करके दिखाओ ना, किसका वेट कर रहा है? अगर इतना दम है अंदर, जितनी ताकत लगानी है लगा, खाली कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दैट्स व्हाई bullies are never to be trusted, and that's why the world has moved on. The world is moving on from America to other greener pastures. क्योंकि देखो, अमेरिका का डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मेरे ख्याल से आधा करेक्शन 10% तक हो चुका है। एक्चुअली 15% हम लोग पकड़ के चल रहे थे, मैंने लेवल्स भी बताए हैं आपको। डाउ जोन्स एट 41,000, वेरी गुड लेवल, 50,000 से नीचे गिर के। नैस्डैक 18,500 के करीब, वेरी गुड लेवल स्टिल। तो अगर ये दोनों में फंडामेंटली इतना करेक्शन आता है, देन दोज आर डिसेंट लेवल्स। अब वहां से क्या अमेरिकन मार्केट ऐसे रोज गिरता जाएगा? नहीं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द स्विस कनाल क्राइसिस ऑफ 1956? यूके का पहले के जो 150 साल का डोमिनेशन था, 200 साल का, वो धीरे 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 गिरा। अमेरिकन सिस्टम में भी ये डी डॉलराइजेशन, डोमिनेशन, ये धीरे धीरे आपको जियो पॉलिटिक्स में डिक्लाइन फास्ट नहीं दिखती है। इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन, बट वो डिक्लाइन है, उसको मानना पड़ेगा। आप अमेरिकन हो, आपकी नाक बहुत ऊंची है, आप नहीं मानोगे तो दैट इज योर कॉल। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अप्रूवल टू सिग्निफाई द डिक्लाइन या सर्टिफाई द डिक्लाइन, ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक मैंने कहा ना, द वर्ल्ड हैज हैड इनफ ऑफ डोमिनेंस, हेजेमनी। नाउ इट्स अ बाइपोलर, बोल सकते हो, वर्ल्ड है जिसमें हर कंट्री अपना अपना हिसाब पहले देख रही है। एक यूनिफाइड या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होता है, उसमें एक कंट्री अमेरिका आगे निकलती है, सब उसके पीछे पिगी बैंकिंग करते हैं।
अभी अगर हमें ऑयल चाहिए तो हमारे पास ईरान का ऑप्शन है, रशिया का ऑप्शन है, अमेरिका का भी ऑप्शन है। लेकिन आइडियली इट्स एन इंडिपेंडेंट थियरी, बिकॉज ड्यूरिंग वॉर्स एंड आफ्टर वॉर्स नोबडी कैन से कि तुम ये ले लो, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। वो टैरिफ को एज अ वॉर टूल यूज करके ही आगे बढ़ाया गया है। खैर एनीवे, मैं ये पॉइंट कह रहा था कि एवरी करेक्शन, एवरी क्राइसिस, वी फील एज अ ह्यूमन नेचर कि बस अभी दुनिया खत्म हो गई। और वही टाइम होता है जिसने उस टाइम पकड़ा है बाजार को, और 5 साल, 3 साल, 5 साल चुप बैठा है, उसने देखा है रिटर्न्स। और ऐसा क्यों होता है, लेट मी अगेन, सो लेट मी शो यू द निफ्टी, इस पे मैं उस वक्त जा रहा था। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ एज वी सी दिस ग्राफ। सो मैक्स चार्ट है ये निफ्टी का, और अगर आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर सकता हूँ। राइट, टड़ा टड़ा टड़ा। ओके, दिस इज जूम निफ्टी। आपको साल दिखना चाहिए, यस, आई थिंक इट्स प्रीटी विजिबल। सो ये देखिए, हम लोग 2000 कहाँ कितना पीछे चले, 1999, 25 27 साल पहले चले, 890 का था निफ्टी, है ना। छोटा बच्चा, अब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। 890 से निफ्टी पहुंचा डबल, 1600, जैन 2000। दिस वाज द टाइम ऑफ द आईटी बबल। जो अभी एआई का बबल है, ये आईटी बबल का टाइम था। मार्केट में हमारी उस वक्त एंट्री, ट्रैकिंग में एंट्री हुई थी 2000 2001 के बाद, जब 9/11 हुआ। लेट्स गो टू दैट लेवल। अब अगर आप 2000 का पीक देखोगे, 1600 था, 1700 एक्चुअली, 1710 का पीक। उसके बाद देखिए निफ्टी कितना गिरा है, हाँ, 1035, 7 सितंबर 2001, इंटरेस्टिंग। और 9/11 के बाद 940 पे गिरा है। 17 अप्रैल 2003 में निफ्टी गिरा कितना, 940। मतलब 1700 वाला 940, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया। ये होता है क्रैश, ये था क्रैश। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2003 सब बर्बाद था जी। इंडिया में कुछ जियोपॉलिटिकल बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, हमारी तो इकोनॉमी भी छोटी थी तभी। उसके बाद इतने कम इन्वेस्टमेंट्स में, इतने कम इकोनॉमिक डोमिनेशन में, इंडिया का मार्केट 937 के बॉटम से 2008, एग्जैक्टली राइट, 2008 18 जनवरी, अगर आप देखो तो हम 500% ग्रो हुए निफ्टी पे, 500% ऑन द इंडेक्स। ये जो 5 साल थे ना, दीज वर द गोल्डन ईयर्स ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ। ये 5 साल सब मानते हैं, दिस वाज द बेस्ट ग्रोथ द वर्ल्ड हैज एवर हैड। और 2008 के मंदी, 22 जनवरी 2008 से वो मंदी शुरू हुई है। तो 5000, मतलब 900 वाला हो गया 5000, मतलब 6 टाइम्स ऑन द इंडेक्स। खैर अभी इंडेक्स बहुत बड़ा है, तो वो उतना बड़ा मूवमेंट मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। तो जो यहाँ 5 साल में हुआ, वो शायद 10 साल में आपको दिखे 5-6 गुना। ओके, ऑन द इंडेक्स। फिर क्या हुआ, 2008 की मंदी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें हम गिरते हैं, फिर आधा हो गया। कैन यू सी दिस, 5000, ओके वेट, 5700 समथिंग से गिर के हम फिर नीचे हो गए 2800। 50%, देखो एग्जैक्ट 50%। 2009 फरवरी तक, यानी 1 साल तक झुलसते हुए बाजार में हम, ये होता है क्रैश। तो अगर आप 15% के निफ्टी क्रैश में परेशान हो रहे हो, यू शुड थिंक एंड यू शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री विच रिपीट्स एंड राइम्स। ये क्रैश था 50%, जो ग्लोबल मार्केट साफ हुए ना, यहां चीख निकलती है, चीख निकली, घर बार बिक गए, ये था क्रैश। इसके बाद क्या हुआ, 2009 फरवरी, जहां से हमने छोड़ा, फिर से निफ्टी डबल हो रहा है, फिर 5000 पे आ गया, 6000 पे, तो हिट रीगेन विद इन 1.5 ईयर। यानी जिसने वो बॉटम पकड़ा, वो 1.5 साल में वापस ऊपर आ गया, डबल। 2008, 2800 वाला निफ्टी 5800 हो गया, 3000 पॉइंट्स, करेक्ट। फिर थोड़ा एक स्लैग पीरियड आया कि यहाँ से फिर निफ्टी धीरे 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 नीचे गिरा, 4800, मतलब 1000 पॉइंट उड़ गए, 20% करेक्शन आ गया जी, देखो यहाँ से। ओके, वन सेकेंड, फ्रॉम हियर, बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ पे थोड़े प्रीटेक्स थे, इंडिया में थोड़ा स्कैम्स हो रहे थे, लफड़े थे, 17% हम वहां भी गिर गए।
9% गिरे, फिर यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट, और फिर यहाँ 2013 वाज द वर्स्ट, जब इंडिया को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था, मैंने बताया था आपको। वहां से फिर क्या हुआ? देखो, जब हमारे मैक्रोज इतने बीटन डाउन होते हैं ना, कि हम लोग गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, चल नहीं रहे, वहां से ही निफ्टी जो अभी का लेवल है, मैक्सिमम 20,000, अगर निफ्टी गिर भी गया, चलो वर्स्ट केस सिनारियो, न्यूक्लियर वॉर, ये वो, वहां से ही हमने बाउंस बैक किया। फिर यही 7 जून 2013 से फिर से हम लोग ऊपर उठ के देखो, 8,600 नया पीक टच किया। 2015 तक निफ्टी टच द पीक ऑफ 8,700, अगेन अ पीक। सो ये हर मार्केट का नेचर है, लेकिन यूएस एंड इंडियन मार्केट्स में ये हमने पर्टिकुलरली देखा है कि हर डाउनफॉल के बाद डबल गेन हुआ है। उस पे आता हूँ, यूएस मार्केट पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। 8,700 10 अप्रैल 2015। उसके बाद ये सितंबर 2016, और ये हम गिरे नवंबर 2016 में। डीमोनेटाइजेशन के बाद हल्का हल्का 5% की गिरावट थी, ज्यादा नहीं थी। बट टिल 2016 वी वर 8,200 पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, विच वाज अ बिग झटका। तभी लोगों को समझ नहीं आया कि ये झटका कितना बड़ा है। तो अगर मैं लास्ट 10 साल का देखूं भाई, भाई 2015-16, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं मैं सरकार को, मार्च 2016 से अभी का देखूं, 7,600 से लेके अभी हम कितना पहुंचे। So last 10 years में we have still grown, apart from so much of uncertainty, the Nifty has still grown 200%। मतलब भाई हम काफी ग्रो करके, तो ये पैटर्न ही आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं बोल रहा हूँ गिरावट अगर और आई भी, देखो हम ये बॉटम पे ही गिर रहे हैं, है ना, ये बॉटम ही टच करने, डबल बॉटम बना रहे, वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डबल बॉटम, जो निफ्टी ने बार बार बनाया, वहीं से वो चढ़ा। खैर, ये वाली चढ़ान थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज दिस वाज अ पोस्ट कोविड फिनोमिना इन इंडिया में, इन्वेस्टर्स बहुत भर भर के आ गए। तो अभी मैं पिछले 5 साल के ग्राफ में जाता हूँ, कि 14,000 वाला था निफ्टी 2021 में जी, तो 2027 में टेक्निकली एवरी 6 years द निफ्टी डबल्स। ओके दोस्तों, सो अगर हम 1 अप्रैल 2021 में, यानी आज से 5 साल पहले, अगर हम 14,000 पे थे, तो 14,800 पे थे, तो टेक्निकली 2027 ड्यूरिंग दैट ईयर हमें 28-29,000 होना चाहिए। मैं फिर भी इस लेवल में थोड़ा और कंजर्वेटिव हूँ। मेरा लेवल है 27,555, मैक्सिमम 28,000 हमें होना चाहिए ऑन द निफ्टी। और अब हम कहाँ हैं? 22,700 पे क्लोजिंग दिए। So we still have 5,000, according to my estimate, we have 5,000 points of growth in the next 1.5 to 2 years waiting for us. 1 year also possible, क्योंकि वो पैटर्न ही आपके सामने है, वो पैटर्न ही वैसा रहा है। और अगर मैं पिछले 6 साल का देखूं तो वो अनफेयर हो जाए, क्योंकि कोविड में तो हम बहुत गिरे, लेकिन कोविड के पीक से, यानी जब निफ्टी गिरा नहीं था, जब कोविड डिक्लेयर नहीं हुआ था, ये 24 जनवरी 2020 से अभी तक अगर आप देखो, तो टेक्निकली अगर 6 साल में डबल मार रहा है इंडेक्स, ऑलवेज 6 years में डबल, एक्चुअली इट इज 5 years में डबल, बट आप एक साल पकड़ लो अंडर परफॉर्मेंस, तो टेक्निकली ये लेवल के हिसाब से अभी निफ्टी का जो फेयर वैल्यू होना चाहिए था, वो 24,000 के आसपास बैठता है फेयर वैल्यू, 24,000, 23,500। और अब हम कहाँ हैं? अब हम 22,713 पे। इसका मतलब ये है कि अब हम निफ्टी के फेयर वैल्यू से थोड़ा अंडर वैल्यू। दिस इज हाउ वी कैच अंडर वैल्यूएशन। समझ में आया आपको? तो आपको हमेशा मार्केट्स का वैल्यूएशन ऐसे देखना है। अब सेम मेट्रिक लगा के यूएस को नहीं देख सकते, उनकी इकोनॉमिक मैक्रोज अलग है, उनकी इकोनॉमी का साइज अलग है। इंडिया में इकोनॉमिक करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, या मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, सब अलग है। यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड स्टिल, अनफॉर्चुनेटली गुस्सा आता है मुझे, बट स्टिल द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि अगर आप दुनिया के चौधरी बनने निकले हो ना, यू बेटर डू योर जॉब वेल, दैट इज माई प्रॉब्लम। आई थिंक द यूएस हैड वन जॉब टू डू, एंड लाइक ऑनरेबल, काहे का ऑनरेबल, लाइक आवर फाइनेंस मिनिस्टर, दे स्क्रूड अप देयर जॉब। इतनी अच्छी कंट्री, नेचुरली सो गिफ्टेड, इतने ब्यूटीफुल पीक्स, इतना ब्यूटीफुल टूरिज्म, सब कुछ था उनके पास, डॉलर भी था, बट चंद पॉलिटिशियंस के वजह से, चंद ब्यूरोक्रेट्स के वजह से
अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से और यूएस की हिस्ट्री के वजह से। लैंसेट की रिपोर्ट है, मैंने बताया था ना आपको शायद, कि पिछले 50-60 साल में यूएस ने जितने वॉर्स वेज किए हैं दुनिया भर में, उस उन वॉर्स के वजह से कम 4 करोड़ लोग मरे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूएस इन वेजिंग वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आज अगर यूएस में कोई मार्केट में पैसे बना रहा है, या जो भी आप यूएस में हो, जो भी कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली आपके ऊपर 4 करोड़ लोगों की शहादत, उनके खून और उनकी कुर्बानी आपके ऊपर प्ले कर रही है। ये बात फैक्ट है। मतलब यू कांट डिनाई दैट। यू कैनॉट टेल अ बुचर दैट द बुचर इज अ गुड बुचर, बैड बुचर। गुड कॉप बैड कॉप थियरी नहीं चलती है। हिस्ट्री देख लेना, वेरीफाई कर लेना। एआई का जमाना है। 3.8 to 4 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड हैव डाइड ओनली बिकॉज यूएसए हैड द डिफेंस इंडस्ट्री जो उनको बढ़ानी थी। और उस वजह से वियतनाम वॉर हुआ, कोरिया वॉर्स हुए, और अभी ये ईरान चल रहा है, ईरान इराक वॉर हुआ। पहले सद्दाम हुसैन को कैसे भड़काया गया, फिर बाद में उसी के खिलाफ ऑपरेशन करके सद्दाम को मार दिया गया। तो ये सब हमने देखा है। ये पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, एजेंडा है, नैरेटिव्स हैं, थियोरीज है, बहुत चीजें। मार्केट्स हैव बिन थ्रू ऑल दिस नॉनसेंस एंड मार्केट्स हैव बाउंस्ड बैक। इस बार अगर कुछ अलग दिख रहा है तो वो है कि यूएस का मार्केट जब बाउंस बैक अगर गिरने के बाद कर भी लेगा ना, तो वो सर्वाइवल है। अगले 5 साल थ्राइविंग नहीं है। वॉरेन बफेट का भी यही स्टेटमेंट आया है, ही डजंट सी द यूएस मार्केट ग्रो द वे इट हैज ग्रोन। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ मार्केट्स अगले 5-6 साल की ग्रोथ आपको एक ही साल में दे जाते हैं। एंड 2024, 25, 26 में यूएस ने वो ग्रोथ 2030 तक की दिखा दी है। So there is a very high probability that that market could be sideways, flat to negative growth for the next 5 years. Because कब तक उनका ये डॉलर हेजेमनी चल रहा है? जब तक ऑयल ट्रेड डॉलर में चल रहा है। सिंपल मैथ। जैसे जैसे बाकी देश अपना अपना रास्ता निकालेंगे, यूएस के सैंक्शंस का किसी को फर्क पड़ना कम हो रहा है, हो जाएगा, हो रहा है। तो जैसे जैसे बुली की पावर कम होती जाएगी, पॉलिटिकल पावर, वैसे वैसे लोग डॉलर से पलड़ा झाड़ेंगे। और देर सवेर ही सही, वो फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ही वो जा रहे हैं। जैसे हम गुजरे, निफ्टी गुजरा फ्लैट टू नेगेटिव, और अभी फ्लैट टू नेगेटिव है, अभी तक है, जैसे आपने देखा। इवेंचुअली हम बाउंस बैक क्यों करेंगे? वी आर कंपेरेटिवली अ स्मॉलर इकोनॉमी एंड our quarterly results are still profitable and better, and our valuations were never sky high. Like अगर निफ्टी में भीषण करेक्शन आता, तो वो तब आता जब निफ्टी 30,000 पहुंच जाता 2024 में या 25 में। तो वो 30,000 से 22,000 अगर हम आए होते, तो अभी हम 25-30% डाउन होते। राइट। एंड मैं मानता हूं कि जो पहले आपने देखे 50-50% निफ्टी के करेक्शंस, those were because the economy was small. So now a major crash is 25%। अगर 25% आपका इंडेक्स साफ हो गया, तो वो ठीक ठाक क्रैश है, यूएस में भी और इंडिया में भी। इंडिया में हम 15% तो वैसे ही गिर चुके। वर्स्ट केस में बचा क्या? 10% और गिरेंगे। वहां आप एवरेजिंग के लिए थोड़ा माल रख सकते हो। उससे ज्यादा गिरावट तो कोई भी एंगल से दिखती नहीं। फिर तो निफ्टी वापस ब्रूटली अंडर वैल्यूड हो जाएगा, है ना? तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, मैंने आपको फेयर कंपैरिजन बता दिया है। हमारे कंपनी की अर्निंग्स भी हमारे लोकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वी आर एन इकोनॉमी, वी आर अ जीडीपी विच इज 60-70% कंजम्पशन से ज्यादा डिस्क्रिशन, जो बोलते हैं सर्वाइवल स्पेंडिंग है। ग्रोसरीज, मेडिसिन, फूड, आईटी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मेरी मर्जी वाला स्पेंडिंग का जीडीपी का कॉन्स्ट्रक्ट बहुत कम है। 25-30% जीडीपी है उस पर। तो अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन्फ्लेशन के टाइम में हिट भी होती है, भाई इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, तो वो यूएस इकोनॉमी को ज्यादा हिट होती है, जहां 95% कंज्यूमर स्पेंडिंग पे पूरी पूरी वो जीडीपी चल रही है, वहां हिट होता है। यहाँ हमारा रेगुलर स्पेंडिंग ही भाई सर्वाइवल का है। तो वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस और डिस्पैरिटी बहुत है दोनों इकोनॉमीज में। बट हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बेटर है यूएस से। लेकिन फिर यूएस का डॉलर ग्लोबल करेंसी, अगर इंडिया का रुपया जो ठीक चल रही है, वो अगर ग्लोबल करेंसी हो जाती, तो हम दिखाते ना फिर कैसे
तैश में आके चलाया जाता है। तो अब जो भी ग्लोबल करेंसी होगी, अब इसके आगे कोई ऐसे वर्ल्ड करेंसी दिखती नहीं है दोस्त। गोल्ड रहेगा, डॉलर भी रहेगा, लेकिन डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी धीरे धीरे, जो हो रही है। उसके बाद अपना अपना सब देखो, बोलते हैं ना अभी दुनिया वैसी हो गई है, थोड़ा बाइपोलर टाइप्स। सब अपना अपना देखो, खड़ो खड़ो, जहां से जो सामान मिलता है खड़ते जाओ, you know, that way. So it's a very dysfunctional system. One, I don't think the world will give power to one single hegemony henceforth. हर इलाके में अपना गुंडा होगा। जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस रहेगा, यूरोपियन नेशंस में जर्मनी फ्रांस, उनका एक कॉम्बो। इस ईस्टर्न यूरोप साइड में और एशिया, फार ईस्ट में चाइना रशिया, जो बहुत साल से यहाँ वैसे भी थ्रेटन कर रहे हैं। अ, दूसरे साइड्स में अपने अपने, मिडिल ईस्ट में ईरान हैज इमर्ज्ड एज अ बिग पावर नाउ, एंड आई एम श्योर दे विल मैनिपुलेट, दे विल कंट्रोल, जब तक उनके पास वो की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी रूट्स पे कब्जा है। तो ऐसे हर एरिया में आपको गुंडे से अलग से बात करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो उस केस में हेजेमनी, इन इन अ गुड वे, व्हाट दिस वॉर हैज डन, लास्ट में जाते जाते कुछ पॉइंटर्स आपको अगर बताऊं, इट हैज ब्रोकन डाउन दुबई, द शैलोनेस ऑफ दुबई, द कासल्स इन द एयर दैट वी हैड दुबई, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल। इट हैज शोन अस द मिरर कि बॉस, स्टैंड अप टू द बुली। और कभी ना कभी वो बुली पीछे हटता है, ऑफ रैम्प ढूंढता है, पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढता है, जो ट्रम्प ढूंढ रहा है पिछले वॉर के 6 हफ्ते में से। पिछले 4 हफ्ते से वो पतली गली से निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहा है, लेकिन इसराइल की वजह से वो निकल नहीं पा रहा है। थर्ड थिंग विच हैज हैपेंड इज अमेरिका, एक तरह से उसका ऑफिशियली डाउनफॉल मुझे लगता है 2025 से, जब से वो टैरिफ का टैंट्रम शुरू हुआ, वो डाउनफॉल शुरू हो गया। लैक ऑफ ट्रस्ट इन अमेरिका, डिस्ट्रस्ट। कुछ भी ट्रम्प अभी बोल रहा है, पीपल आर, हटा सावन की घटा, आई डोंट केयर अ डैम। ये पहले होता नहीं था विद द यूएस प्रेसिडेंट। उस आदमी ने यूएस प्रेसिडेंट की गरिमा, उस पोस्ट की गरिमा को ही लेके डूब, पूरे कंट्री का जो एक विश्वास था वो लेके डूब गया है। और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, बिकॉज यू नो व्हाई गाइस, डीप डाउन द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर अमेरिका एंड इट्स हेजेमनी टू फॉल लाइक दिस। द वर्ल्ड वाज वेटिंग। अमेरिका के ब्रांड्स लोग यूज करते रहेंगे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। हम आज भी मोहताज हैं गूगल के, एप्पल के, विंडोज, ठीक है ना। इसका ये मतलब थोड़ी अगर मैं लुई विटॉन यूज कर रहा हूं तो मैं उनकी कंट्री को सलाम ठोकूंगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता, देखो। ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड परसेप्शन एक कंज्यूमरिज्म की चीज है। वो कोई भी कंट्री से हो, वो तो हम यूज करेंगे। इनफैक्ट वो तो मैं हक से यूज करूंगा, मैंने पैसे दिए हैं हमने, तो वो तो हम हक से मांगेंगे भाई, कि ला इधर ला। बहुत चौधरी बन रहा था ना, ला अपना ब्रांड दे। अभी वो हमारा है, हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। बट वो हेजेमनी, हेजेमनी क्या थी, कि वी आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट पावरफुल। गया तुम्हारा एब्राहम लिंकन जो वॉरशिप था, उसको अमेरिका ने 1500 किलोमीटर दूर फेंक दिया, कहीं समवेयर फार ऑफ फ्रॉम ईरान, क्योंकि उसको कुछ लॉन्ड्री में आग लग गई, ऐसा सब। क्या है यार, फालतू बहाने बनाते हो। सीधा बोलो ना, तबाह हो रहे हैं तुम्हारे वॉरशिप्स, और तुम बोल भी नहीं सकते ओपनली आके, क्योंकि तुम्हारी वो, हमने देखा है ना मूवीज में, कैसे गुंडे लोग, जब गुंडे लोगों का जब बादशाह तबाह होने लगती है, तो कैसे वो तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। लॉट ऑफ वर्ड्स कैन डिस्क्राइब दैट। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, एंड इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जो शायद 5-10 साल बाद आती। ट्रम्प ने उस अपॉर्चुनिटी को एम्पलीफाई करके, ले बेटा ले, आज ही हम गिरते हैं, लेकिन हम तुमको लेके डूबेंगे। लेकिन इस बार आई एम वेरी हैप्पी, नो कंट्री स्टूड विद them, नो ऑस्ट्रेलिया, नो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूके। खुद के हाथ टूटे हुए हैं। यूके तो वैसे भी उनका लीश वाला एनिमल है, वो क्या खड़ा होएगा, कुछ बचा नहीं उनके पास। तो कोई खड़ा नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, कोई खड़े होने की शक्ति नहीं। नो बडी वॉन्टेड इन इन्फ्लेशन। सो हम अपना अपना देखेंगे। हमारा मार्केट अच्छे लेवल्स पे है, मैंने आपको बताया। आई थिंक वी आर गुड टू गो, एंड let's hope that the war ends. Let's hope that everybody survives and thrives. हर चीज में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है, तो नैरेटिव कोई भी हो, वी शुड ऑलवेज फोकस एंड गो विद द ट्रूथ। सच्चाई को आगे रखेंगे, सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग दिस चैनल। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।